आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर नंबर 6 कंप्रेशन मेंबर में लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें हम डबल जो हमारे डिसकंटीन्यूअस एंगल सेक्शंस हैं, जो स्ट्रट हम कंप्रेशन मेंबर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो डबल discontinuous section for a strut of a roof truss carrying an axial compression load जिसमें 150 किलोन्यूटन दिया हुआ है। हम डिजाइन देखेंगे, हम ऑलरेडी डिजाइन प्रोसीजर स्टडी कर चुके हैं और डिजाइन स्टेप्स देख चुके हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग एक हमें सुटेबल डबल सेक्शन डिसकंटीन्यूअस सेक्शन दिया हुआ है, डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस सेक्शन दिया हुआ है स्ट्रट में, और जिस जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड कितना है उसमें 150 किलोन्यूटन को कैरी करता है, और द लेंथ ऑफ द मेंबर बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ इनर सेक्शन 2.4 मीटर हमें लेंथ दी गई है, और डिजाइन करना है, और हमने रिवेटेड एंड कनेक्शंस भी डिजाइन करने हैं, और हमने वेल्डेड एंड कनेक्शंस भी डिजाइन करने हैं। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है हम लिखते हैं क्या रहेगा, फिर हम जो assumptions हैं फॉर द डबल एंगल सेक्शन फॉर द डिजाइन ऑफ द डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस सेक्शन फॉर ए स्ट्रट, तो assumptions भी चेक करेंगे क्या रहती है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एज पर द IS कोड 800/2007 स्पेसिफिकेशंस में। ठीक है जी, तो देखिए डाटा गिवन क्या रहेगा, तो हमें डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस सेक्शन गिवन है। ठीक है जी, डबल एंगल स्ट्रट कंसिस्ट क्या कर रहा है, स्ट्रट consist of double angle discontinuous strut। इंडियन स्टैंडर्ड डबल एंगल है हमारे पास, और हमारी जो लोड है, लोड कितना लगा हुआ है यहाँ पे, लोड एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ठीक है जी 150 किलोन्यूटन। 150 किलोन्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या रहेगा, 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है जी, तो ये रहेगा हमारे पास लोड। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारी वैल्यूज देखें, जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ हमारे पास कितनी गिवन, 2.4 लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 2.4 मीटर। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि हमारे पास जो डेटा गिवन है। उसके बाद में assumptions की बात करते हैं। assumption क्या है, डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस सेक्शन के लिए। ठीक है जी, तो assumptions में देखें तो assumptions के लिए हम चेक करते हैं, तो ये assumptions जो हैं अकॉर्डिंग टू द IS कोड स्टील कोड 800/2007 की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हम कितनी लेके चलते हैं, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm²। हमारे पास क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। उसके बाद मैं बात करता हूं डबल एंगल सेक्शन की, तो डबल एंगल सेक्शन इज कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स। डबल एंगल सेक्शन है तो हम कनेक्ट करेंगे, ये डबल एंगल सेक्शन के लिए assumptions ले रहे हैं। डबल एंगल सेक्शन इज कनेक्टेड, डबल एंगल section is connected on the both sides of gusset plate, on the both sides of gusset plate। तो गैजेट प्लेट की थिकनेस मान लीजिए 10 mm हम ले रहे हैं, 10 mm की गैजेट प्लेट की थिकनेस ले लेते हैं। ठीक है, बाय मोर देन 2 रिवेट्स। ठीक है, बाय हमारी जो रिवेटिंग करेंगे वो क्या है, 2 से ज्यादा हम रिवेट यूज करेंगे, बाय मोर देन 2 रिवेट्स, मोर देन 2 रिवेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये स्पेसिफिकेशन जंक्शंस जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। और यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील, तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील क्या रहती है, Fy की वैल्यू जो हम लेके चलते हैं Fy, तो थर्ड स्पेसिफिक एजम्पशन क्या रहेगी, Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm²। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी assumptions। तो इन assumptions के अकॉर्डिंग, इन डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे जो स्टेप वाइज डिजाइन प्रोसीजर है डबल एंगल सेक्शन के लिए डिस्कस करेंगे। तो डबल एंगल सेक्शन में हमारे जो डिजाइन स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमारी जो वैल्यू क्या रहेगी। तो हमारे जो बात करें जो हमारी जो वैल्यूज हैं डिसकंटीन्यूअस स्ट्रट सेक्शन के लिए, तो हमारी जो केस क्या है, तो केस अंडर कंसिडरेशन
डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस सेक्शन है जो कनेक्ट किया गया है गैजेट प्लेट के साथ ऑन द बोथ साइड ऑफ गैजेट प्लेट बाय 2 रिवेट्स। तो जंक्शन हमारे पास हमने बनाई है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हम इसके अकॉर्डिंग जंक्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं इफेक्टिव लेंथ की बात करूं तो केस हमने लिया है जब डिसकंटीन्यूअस डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस स्ट्रट क्या है हमारे पास, केस क्या है, डबल एंगल सेक्शन इज कनेक्टेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट जो 10 mm की थिकनेस की है बाय द मोर देन 2 रिवेट्स। तो 2 से ज्यादा रिवेट्स हम यूज कर रहे हैं, तो इफेक्टिव लेंथ क्या रहेगी इस केस में। तो कंडीशंस क्या है इस केस के लिए, कंडीशंस फॉर इन दिस केस, तो कंडीशंस को देखते हैं क्या रहेगी। तो सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ स्मॉल एल की जो वैल्यू रहेगी इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग 0.85 टाइम्स ऑफ इनटू एल, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ ऑलरेडी है, तो इफेक्टिव लेंथ यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अलाउएबल, दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है, अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो सिग्मा एसी के इक्वल ही रहेगी हमारी इस केस में। तो 2 हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस हैं जब हम क्या कर रहे हैं, डबल एंगल सेक्शन को कनेक्ट कर रहे हैं विद द बोथ साइड्स ऑफ गैजेट प्लेट मोर देन 2 रिवेट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, इसमें 2 कंडीशंस हमारी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इफेक्टिव लेंथ में कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इफेक्टिव लेंथ, फर्स्टली हम इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो L इज इक्वल टू क्या है, 0.85 टाइम्स ऑफ द L हमारे पास कितना था 2.5 मीटर, तो 2.4 मीटर, तो 2.4 मीटर को क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाई, तो यहां से इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2.04 मीटर, यानी कि 2040 mm हमारे पास क्या आ गई है, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो केसेस हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी की इक्वल रहेगी। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप वाइज डिजाइन प्रोसीजर देखेंगे। हमने क्या कर लिया यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ की कैलकुलेशन की है। अब देखते हैं डिजाइन प्रोसीजर स्टेप वाइज। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, स्टेप डिस्कस कर चुके हैं 1 बाय 1 स्टेप्स के अकॉर्डिंग। हम डबल एंगल जो हमारे कंप्रेशन मेंबर्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, तो स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रॉस सेक्शनल एरिया की कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो हमारे पास ग्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहता है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू एक्सियल लोड divided by permissible compressive stress, axial load divided by permissible compressive stress, ठीक है जी। तो एक्सियल लोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्सियल लोड ऑलरेडी हमें गिवन है 150 किलो न्यूटन, ठीक है जी। तो 150 किलो न्यूटन हमारे पास एक्सियल लोड गिवन है। तो यहां से 150 into 10⁻³ ये हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया। तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस ऑफ डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस सेक्शन एज पर द IS कोड 800/2007, ठीक है जी। तो हमारे पास 80 न्यूटन पर mm² रहती है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास क्या रहेगी, ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो 1875 यहां से क्या है हमारे पास, 1875 mm² एरिया आ चुका है ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यानी कि हम इस एरिया के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं।
इस एरिया के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे जो ट्रायल सेक्शन है, तो ट्रायल सेक्शन की सिलेक्शन जो की जाती है फ्रॉम द स्टील टेबल, तो स्टील टेबल से हम सिलेक्ट कर पाएंगे इस ग्रोस सेक्शनल एरिया से। तो यानी कि स्टील टेबल से जो हम सेक्शन सिलेक्ट करेंगे वो ग्रोस सेक्शनल एरिया का या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए, जो हम नेट जो ग्रोस सेक्शन एरिया जो सुटेबल सेक्शन के लिए हमारा माना जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं हम चूज ए ट्रायल सेक्शन। तो ट्रायल सेक्शन चूज करेंगे हमारे पास सेकंड स्टेप में, आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस सेक्शनल एरिया। तो ग्रोस सेक्शनल एरिया हमारे पास कितना है, 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से स्टेप नंबर 2 क्या है, चूज ए ट्रायल सेक्शन। ठीक है जी। तो ट्रायल सेक्शन में देखिए हम स्टील टेबल से क्या करेंगे, फ्रॉम द स्टील टेबल, फ्रॉम द स्टील टेबल्स a trial section consisting of double angle section having cross sectional area greater than cross sectional area greater than or equal to 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। ठीक है। तो ट्रायल सेक्शन हमारा जो है, यहां से जो 18.75 हमारे ग्रोस सेक्शन एरिया हमने रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट किया, तो रिक्वायर्ड एरिया से हमारा जो ग्रोस फ्रॉम द स्टील टेबल हम ट्रायल सेक्शन सेलेक्ट करने वाले हैं, उसका एरिया कितना होना चाहिए, 18.75 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, जब इसके इक्वल हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। तो देखिए हम ट्राई करते हैं फ्रॉम द स्टील टेबल। स्टील टेबल से मैं क्या करता हूं, एक सेक्शन लेता हूं, डबल एंगल सेक्शन लेता हूं। तो डबल एंगल सेक्शन आप स्टील टेबल चेक करोगे तो स्टील टेबल में डबल एंगल सेक्शन डिसकंटीन्यूअस स्ट्रेट ये ऑलरेडी गिवन है। तो हम उस सेक्शंस को ये रिक्वायर्ड एरिया जो ग्रोस एरिया हमने कैलकुलेट किया इसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां से डबल एंगल 75 mm इनटू 50 mm इनटू 8 mm है। सिलेक्शन हमने क्या किया है, यहाँ पे सिलेक्ट किया है डबल एंगल सेक्शन। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेक्शन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा एनसी की वैल्यूज और रेडियस ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम सिग्मा एनसी की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो देखिए हमारे पास एरिया जो है, एरिया हमारे पास कितना है 18.75। तो एरिया इस सेक्शन के लिए क्या रहेगा 9.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर डबल एंगल सेक्शन है। तो देखिए तो एरिया स्मॉल एरिया हमारे पास क्या है 9.38 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे डबल एंगल सेक्शन की बात की गई है। तो डबल एंगल सेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इसको हम डबल कर सकते हैं। तो यानी कि 938, यहाँ पे क्या है 938 mm स्क्वायर हो गया। तो 938 mm स्क्वायर यहाँ से हमारा आ रहा है। तो देखिए हमारी जो वैल्यूज हैं, ओके, तो हमारी जो यहाँ से 938 mm स्क्वायर हमारा एरिया आया है। तो RXX की वैल्यू क्या रहेगी, RXX फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज देखिए, RXX की वैल्यू हमारे पास इस सेक्शन के लिए जो फ्रॉम द स्टील टेबल रहेगी 2.35 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और RYY की वैल्यू क्या रहेगी 2.35 सेंटीमीटर, इसको हमने 23.5 mm लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट रहेंगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है IYY, ये हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं फ्रॉम द स्टील टेबल इस सेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है जी। 18.3 सेंटीमीटर 4। ठीक है जी। और CYY की वैल्यू जो रहेगी 1.28 सेंटीमीटर, यानी कि 12.8 mm। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके जी। तो हमारे जो वैल्यूज हैं, यहां से CYY की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की। तो ग्रोस सेक्शनल एरिया की बात करें
तो यहाँ से ग्रोस सेक्शन एरिया हमारे पास 9.38 सेंटीमीटर क्या है, ये वन सेक्शन के लिए है। हमने यहाँ पे यूज कौन सा किया, डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस स्ट्रट यूज कर रहे हैं। तो ग्रोस एरिया कितना हुआ यहाँ से देखिए, तो ग्रोस एरिया कितना आ जाएगा हमारे सेक्शन के लिए, वन के लिए हमारे पास 9.38 यानी कि 938 mm स्क्वायर है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डबल एंगल सेक्शन, तो डबल एंगल सेक्शन के लिए कितना होगा, 938 mm स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डबल एंगल का एरिया आ जाएगा यानी कि 1876 mm स्क्वायर, 1876 mm स्क्वायर। यहां से हमारा क्या आ गया है, जो हमारे डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस स्ट्रट का एरिया आ गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रायल सेक्शन। ओके, तो इसी तरह से हम रेडियस ऑफ जायरेशन जो है, रेडियस ऑफ जायरेशन जो वैल्यू है हम सेलेक्ट करते हैं, आर एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है 32.3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन सेम एज फॉर द सिंगल एंगल, तो सेम एज फॉर सिंगल एंगल के लिए हम रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू लेंगे डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस स्ट्रट के लिए, डबल एंगल के लिए भी और सिंगल एंगल के लिए ये सेम रहती है, ये याद रखनी है बात आपने। तो आर एक्स एक्स ऑफ द सेक्शन, आर एक्स एक्स of the section is equal to 23.5 mm, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आई वाई वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हो, रेडियस ऑफ जायरेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो हमें आई वाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आई वाई की वैल्यू गिवन है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी कि आर वाई वाई ऑफ द सेक्शन क्या रहेगा, क्या होता है हमारा आई वाई वाई बाय एरिया। तो हमारे पास क्या रेडियस ऑफ जायरेशन निकल जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या है 18.3 सेंटीमीटर 4। तो यहां से वैल्यू जो है हमारी आई वाई की 96.04 आ रही है, 96.04 आफ्टर द सी वाई वाई, क्योंकि इनर्शिया आई वाई को सेक्शन निकालेंगे तो सेल्फ इनर्शिया, ये हमारा इनर्शिया की वैल्यूज है, इनर्शिया वैल्यू तो आई वाई की जो इनर्शिया की वैल्यूज है, ठीक है। अगर हम निकालें आई वाई वाई ऑफ द सेक्शन वो क्या रहता है, अगर हम आई वाई वाई को सेक्शन निकालते हैं तो सेल्फ इनर्शिया प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है वैल्यू रहेगी। तो सी वाई वाई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट लेके आए 96.4। तो एरिया हमें कितना गिवन है, एरिया हमें क्या गिवन है 18.76। तो यहां से रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है 22.6 mm आ गया है। आर एक्स एक्स हमारे पास 23.5 और आर वाई वाई हमारे पास कितना है 22.6। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है हमारी वो हमारा क्या होगा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कि 23.5 या 22.6। हमारे पास लीस्ट इनमें से दोनों वे से जो वैल्यूज रहेगी हमारे पास किसकी है 22.6। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन हमारा कितना है 22.6। आर मिनिमम की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 22.6 mm। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अभी हमारी जो वैल्यूज हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन को कैलकुलेट किया है, और फ्रॉम द स्टील टेबल हम डायरेक्ट जो वैल्यूज हैं ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द स्टील टेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ minimum radius of gyration and for the calculation of gross area of the section। चाहे डबल एंगल की बात करें चाहे हम बात करें सिंगल एंगल की, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस स्ट्रट। ओके जी, तो देखिए स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट अगर मैं स्टेप की बात करूँ, स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेशन करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो की, कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। ओके जी, तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या रहती है, हमारा जो लैम्डा इज इक्वल टू क्या इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। इफेक्टिव लेंथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे पास कितनी आएगी
2040 और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन इन द कैलकुलेट किया हमने इन द स्टेप नंबर 2। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू है 22.6 रेडियस ऑफ जायरेशन की है। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के वो क्या रहेगी हमारे पास, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 90.3। ठीक है जी, तो स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट हो गया। तो स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो हम करते हैं कैलकुलेशन करते हैं सिग्मा एसी की। तो सिग्मा एसी कैसे कैलकुलेट किया जाए इसके बारे में देखेंगे। तो सिग्मा एसी को कैलकुलेट करने के लिए हम डिपेंड करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो पे। तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू पे और यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील पे हमारी अगेंस्ट वैल्यूज आती हैं सिग्मा एसी की फ्रॉम द टेबल्स एज पर द आईएस कोड 800/2007। तो स्टील को कोड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं सिग्मा एसी की वैल्यूज को। तो स्टेप नंबर 4 देखिए, कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एसी। सिग्मा एसी, तो सिग्मा एसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टेबल नंबर 5.2 फ्रॉम द टेबल 5.2 फॉर लैम्डा 90 पॉइंट, हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितनी है 90.3 और एंड एफ वाई 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इन दोनों के अगेंस्ट जो हमारी वैल्यू आएगी सिग्मा एसी की वो हमने यहाँ पे ऑब्टेन करनी है। तो देखिए हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी है 90.3 है और 90 और जो टेबल में हमारे पास गिवन रहेगी 90 की वैल्यू गिवन रहेगी जब 90 स्लेंडरनेस रेशियो है सिग्मा एसी की जा तो 100 है। तो हमें 90.3 की नहीं पता है, तो 90.3 की करने के लिए हमें दोनों के लिए इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम कैलकुलेट कर दें फॉर लैम्डा इक्वल टू 90, अगर 90 है तो वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी, तो सिग्मा एसी की वैल्यू टेबल्स फ्रॉम द टेबल 5.2। ठीक है जी, तो आईएस कोड टेबल्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सिग्मा एसी की वैल्यू 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहती है, 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फॉर लैम्डा 90 के लिए। एंड फॉर लैम्डा इक्वल टू 100, तो 100 के लिए जो वैल्यू रहेगी वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी, तो सिग्मा एसी की जो वैल्यू रहेगी वो हम चूज करते हैं 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हमने कैलकुलेट किसके लिए करनी है 90.3 के लिए। तो कैलकुलेट करते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 90.3, तो इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी सिग्मा एसी को कैलकुलेट करने के लिए। तो इंटरपोलेशन करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले लैम्डा 90 है, माइनस करेंगे 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 80 माइनस इनटू किसके लिए हमने कैलकुलेट करनी है 90.3 के लिए, माइनस फर्स्ट लैम्डा माइनस 90 करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरपोलेशन किया यहाँ पे हमने इन दोनों जो इक्वेशंस हमारी हैं, तो जो वैल्यूज आई है तो हम इंटरपोलेशन करके हम क्या कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू स्लेंडरनेस रेशियो पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी हमारे पास 89.7 सिग्मा एसी की वैल्यू आ रही है 89.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिग्मा एसी यहां से हमने कैलकुलेट किया है एज पर द कंडीशन ऑफ इन दिस केस द अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस किसके इक्वल थी, हमने अजम्पशंस रीड की यहां पे डिस्कस की। तो अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा एसी। तो सिग्मा एसी के इक्वल है, तो सिग्मा एसी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आ गया 89.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दिस फॉर्मूला। तो यहां से अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर लिया है 89.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम कैलकुलेट करेंगे सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं स्टेप नंबर 5 में। तो स्टेप नंबर 5 में हम कैलकुलेट करेंगे
safe load carrying capacity, after the calculation of allowable axial compressive stress. सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहता है? हमारी जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी है सिग्मा एसी की वैल्यू सिग्मा एसी इनटू एरिया। जब हम एरिया से सिग्मा एसी की वैल्यू एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसकी आती है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी की। तो हमारे पास सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी है 89.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और एरिया इस सेक्शन के लिए हमारा कितना है 1876 एमएम स्क्वायर। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो 168.27 किलो न्यूटन यहां से आफ्टर द कैलकुलेशन वैल्यू निकल के आ रही है, यानी कि 168.17 क्या है ग्रेटर देन है। हमने लोड कितना कैरी करवाना है 150 किलो न्यूटन 150 किलो न्यूटन कैरी करवाना। तो हमारे पास इस सेक्शन के लिए लोड कितना कैरी करेगा, ये सेक्शन हम सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा लोड 168.27 किलो न्यूटन करेगा। तो 150 किलो न्यूटन से वैल्यू जो है ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है जो हमारा डिजाइन है सेक्शन है बिल्कुल सेफ है। ठीक है जी, हेंस द सेक्शन इज सेफ। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो के लिए, फिर हम डिजाइन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे हमारी जो रिवेटेड एंड कनेक्शंस हैं और वेल्डेड एंड कनेक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।